दूसरी कहानी है सच्चाई की जमीन, जिसको लिखा है आदरणीय शारदा लाल जी। आप लोगों ने इनके द्वारा लिखी गई कहानी कल भी सुनी थी, आपको नाम याद है? सोचिए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि वो कौन सी कहानी है। जी हाँ, उसका नाम था रावण तुम कभी ना मरना। और आज हम लोग आपकी लिखी हुई कहानी को जीवंत होते हुए देखेंगे, सच्चाई की जमीन। आदरणीय श्रीमती शारदा लाल जी को आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर काम करने का लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। 1963 में जब कमर्शियल ब्रॉडकास्ट की शुरुआत आकाशवाणी कानपुर से हुई, उस समय आपने अपनी घोषणा से इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर लोगों से बातचीत करके, उनकी आवाज रिकॉर्ड करके और उपयुक्त कार्यक्रम बनाकर आपने प्रसारित किए महिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी अनेक कार्यक्रम आपने बनाए। जिलों में जाकर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कवि सम्मेलन, मुशायरा, नौटंकी का प्रस्तुतिकरण भी आपने किया। आपको एक अधिशासी के पद से आपने अवकाश ग्रहण किया। लेखन की शुरुआत आपने यात्रा वृतांत से की। कई धार्मिक स्थानों का विवरण लिखा। आपको यूक्रेन की यात्रा करने का भी अवसर मिला। ये यात्रा विवरण मेहरून साहब द्वारा प्रकाशित सवा लोक पत्रिका में छपा था। ये यात्रा 2016 में संपन्न हुई। अवकाश प्राप्त करने के बाद तुरंत ही साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अभिव्यक्ति से जुड़ी आप। कालांतर में वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार भी आपने संभाला। इसी बीच कादम्बिनी क्लब से भी आप जुड़ी। योगेश प्रवीण जी के व्यक्तित्व से आप बहुत प्रभावित थे। उनका एक साक्षात्कार आपने लिया जो कई जगह प्रकाशित हुआ। आपने अनेक कहानी संग्रह लिखे हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, छूने दो आकाश, अशेष, संवाद, लाल फूल, सफेद फूल। मशहूर शायर जनाब कृष्ण बिहारी नूर पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई, नूर का नूर। नूर साहब के जानने वालों, शागिर्दों, घर वालों और उनके दोस्तों से भेंट करके आपने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी हासिल करी। आपने 2 कविता संग्रह भी लिखे हैं, हंसो रात रानी, ऐसा मेरा मन। आपको साहित्य सांस्कृतिक संस्था अभिव्यक्ति द्वारा वाक देवी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण सम्मान से, कथा लेखिका सम्मान, साहित्य ग्रंथा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कहानी सच्चाई की जमीन सुनने के पहले हम लोग सुनते हैं समारोह शीर्षक गीत, जिसे लिखा है अमरीश बॉबी जी ने। पर इस गीत के पहले भी मैं एक और छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मंचप्रति संस्था जो 17 दिन 50 कहानियों का मंचन कर रही है, इसमें जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनका आभार मैं व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर मधु अग्रवाल, प्रोफेसर कीर्ति नारायण, भानु प्रकाश पांडे जी, अनुराग अवस्थी, मनीषा यादव, अजय भटनागर, प्रोफेसर मालवी जी, सुभद्री स्वरूप कुमारी बख्शी जी, इंजीनियर राजेश अग्रवाल, इंजीनियर प्रदीप श्रीवास्तव, श्री R.K. अग्रवाल, अभिषेक डंकवाल, हेमलता मिश्रा, राजीव रस्तोगी, नीलिमा रस्तोगी, गुरुजीत सिंह, के अग्रवाल एवं हमारे समस्त लेखिकाओं के हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं संगीत नाटक अकादमी के भी बहुत आभारी हैं। एसपी इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर फिल्म एंड इवेंट कंपनी
जगमोहन रावत। नमस्कार, मैं अजय भटनागर। कहानी सच्चाई की ज़मीन, लेखिका डॉक्टर शारदा लाल। सजल जिस गली में मोड़ पर खड़ा था वो किसी गांव का हिस्सा न था, वह शहर पर अस्त व्यस्त था। इलाके में 3/40 नंबर मकान को पिछले 1 घंटे से दो चार लोगों ने पहुंचने के तरीके बताए भी, मगर सजल को घंटा भी ना। सजल थक कर चबूतरे पर बैठे। बच्चे वहां कंचे खेल रहे थे। उनका जो कन्वे होकर खेलना सजल को बहुत अच्छा लगा। वो अपने बचपन में लौट आया। उस क्षण को भूल गया कि चबूतरे पर क्यों बैठा। एकाएक 11 साल का लड़का सजल के बगल में आकर गया। सजल ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं खेल रहे? मैं सारे कंचे हार गया हूं, अब खेलूं कैसे? अच्छा, एक बात बता सकते हो? यहाँ कहीं पर एक रिटायर्ड मास्टर साहब अपने लड़के के साथ रहते हैं, मकान नंबर 3/40। तुम्हें कुछ मालूम है उनके बारे में? हाँ, मुझे बहुत बूढ़े बूढ़े से हैं और आँख से कम देख पाते हैं। उनका नाम है देवी शंकर मास्टर साहब। हाँ, मुझे उन्हीं से मिलना है। ले चलोगे? चलिए। चल। सजल उस बालक के साथ वो लिया। 2-3 मोड़ घूमते हुए एक पतली सी सड़क पर दोनों पहुंच गए। लड़के ने इशारा करते हुए कहा, वो रहा मास्टर साहब का घर। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये उन्हीं का है। वो घर के बाहर वाले कमरे में रहते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक काम करो, ये रख लो। नहीं, मैं नहीं लूंगा। अरे, तुमने मेरी मदद की ना, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं और बड़े भाई का कहना नहीं मानोगे। ये इन पैसों से तुम चॉकलेट खा लो। ओके। ठीक है। मास्टर साहब, मास्टर साहब। कौन है भाई? सर, मैं सजल, आपका विद्यार्थी। अरे भाई, भीतर आ जाओ। दरवाजा खुला है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ, भीतर आ जाओ। सर प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कोई स्टूल पड़ा होगा, उठा लो। और सुनो, एक काम करो, ये पर्दा जरा खींच दो, रोशनी आए तो मैं तुम्हें पहचान सकूं।
सर मैं सजल, इंटर और हाई स्कूल में आपने मुझे गणित पढ़ाया था। इंटर में जिन 3 लड़कों को 100% अंक मिले थे, सर मैं उन्हीं में से एक हूँ। सजल, सजल नाम है मेरा। हाँ, अब मैंने पहचान लिया, और ये भी पहचान लिया कि तुम बहुत शैतान थे। तुम्हें याद है तुम्हारी कितनी पिटाई की थी मैंने? कुछ याद है तुम्हें? याद है सर, बहुत अच्छे से याद। आपकी पिटाई से ही तो मैं कुछ बन पाया। आपका आशीर्वाद ही तो है मेरे साथ। हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी पूंजी। सजल ने पूरे कमरे का मुआयना किया। सिकुड़ा मैला बिस्तर, गंदा तकिया, छोटी सी मेज पर दवाइयों का ढेर और एक गिलास में पानी, रस्सी से लटकते कुछ कपड़े, अवस्था और दरिद्रता का पूरा साम्राज्य कमरे की कहानी कह रहा है। यह सब कुछ देखकर सजल की आत्मा सिसक उठी। कैसा प्यारा व्यक्तित्व, कितना कर्तव्यपरायण आचरण, अपने कार्य के प्रति निष्ठा, और उनकी आज यह दुर्दशा। खाना रखा है, खा लेना। बार बार आवाज देने की जरूरत नहीं है। ये मास्टर साहब की बहू थी। जिस तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से बाहर चली जाए। सजल ने थाली पर एक निगाह डाली। एक कटोरी में थोड़ी सी पतली दाल, 2 सूखी रोटी, जरा सी आलू की सब्जी, बस इतना ही खाना। इतने खाने से खाने वाले का पेट भरेगा या नहीं, यह पूछने वाला कोई ना। सूखी रोटी, ठंडी दाल, ऊपर से कर्कश स्वर। सजल को सब कुछ समझने में देर नहीं। अनादर और उपेक्षा की उबड़ खाबड़ डगर पर चलकर देवी शंकर जी के पैर ब्रह्मांड हो गए। दयनीय चेहरा उनकी कहानी खुद बयान कर रहा। आज जिस अध्यापक की वजह से सजल शिकागो की यूनिवर्सिटी में मैथ फैकल्टी का एचओडी बना बैठा था, मास्टर साहब की यह दुर्दशा देखकर उसका मन हाहाकार कर गया। उसने सोचा कि वो 6 महीने के लिए हिंदुस्तान आया हुआ है। मास्टर साहब के लिए वो सब कुछ करना है जो अब तक उन्हें नहीं मिला। उसने फोन करके अपने ड्राइवर को बुलाया। पैसे देकर बाजार से नई चद्दर, नया तकिया, मेजपोश और बहुत सा सामान मंगाया। उसके बाद उसने देवी शंकर जी को खुद अपने हाथों से नहलाया, उनके कपड़े बदले, उनके नाखून साफ किए, बालों को संवारा। देवी शंकर जी की निगाह अपने शिष्य की ओर से हटी नहीं रहती। मन ही मन सोच रहे थे, प्रभु मेरे किस पुण्य के प्रतिफल के रूप में तुमने मुझे सजल से मिलाया। ये कौन है? मेरा क्या लगता है? यह कोई देवदूत है जिसे प्रभु ने मेरे पास भेजा है। इसी बीच ड्राइवर गर्मा गर्म खाना लेकर आता। ताजा स्वादिष्ट खाना खाकर देवी शंकर जी की आंखें मूंद गई। नींद ने पलकों पर डेरा डाला। वो बोझिल हो गई। पायताने बैठकर
सर का मासूम और बुरा चेहरा देखा और सोचने लगा ना जाने किस किस का जीवन इन्होंने संवारा है। डांट से, फटकार से, पिटाई से, हर तरीके की थेरेपी का प्रयोग इन्होंने हम जैसे विद्यार्थियों पर किया। ददीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, लेकिन इन्होंने तो अपनी एक एक सांस हम लोगों को दे दी थी। इनके लिए तो इनके विद्यार्थी ही सब कुछ थे, इनके बच्चों के समान थे। हमें सर जितना पढ़ाई के लिए डांटते थे, उतना ही हमें प्यार भी करते थे, ताकि हम सभी विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो पाए। सजल ने इतना कुछ कर दिया था, अब वो कमरा पहचाना नहीं था। इसी बीच वह स्वामी कमरे की झिल्ली से कई बार तामझाम कर चुकी थी। कौन आया है? क्यों आया है? क्यों इतना खर्च कर रहा है? ढेर सारी जिज्ञासाओं ने उसे परेशान कर दिया। उसमें इतना साहस नहीं था कि अगर से कुछ पूछे। पास पड़ोस वाले भी कम हैरान नहीं थे। सुबह से बड़ी कार मास्टर साहब के घर के आगे खड़ी। कौन आया है, कहां से आया है, जैसे प्रश्न मोहल्ले में टहलकदमी कर रहे। दिन ढल गया, धूप सड़क पर पेड़ों की फुंगी से उतरने लगी। सजल कटाने बैठ गया और उसको झपकी आ गई। आंखें मूंद गई, सपने उतर आए थे। एकाएक उसकी नींद टूटी। सर को गहरी नींद में देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी सर के लिए बहुत कुछ करने को बाकी है। मेरे पास समय है, साधन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मन है कि मैं अपने प्रिय अध्यापक, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनके लिए कुछ करूं। मैं रोज 30 किलोमीटर दूर से सर के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आता हूं, सर को अपने हाथों से खिलाता हूं, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है। मेरी आत्मा को बहुत संतोष मिलता है। सर से पुरानी पुरानी बातें करता हूं। सर के चेहरे पर आई हंसी मेरे जीवन को संतोष के साथ एक ऊर्जा भी देती। अब मुझे स्वयं लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। बस अगले दिन पुनः आने का वादा करके सजल अपने घर चला गया। महीने भर तक ये क्रम चलता रहा। सजल का आना, सर को खाना खिलाना, जरूरत का सामान जुटाना और शाम होते वापस चले जाना। अब तो देवी शंकर जी की काया ही बदल गई थी। साफ कुर्ता, सफेद झलमलाती धोती, पैरों में आरामदायक चप्पल, हाथ में 4 बिंदु वाली छड़ी लिए अब वो अपने कमरे से निकलकर चौकी पर बैठने लगे। अब तो वो अपनी पेंशन लेने जाने के लिए रिक्शे पर नहीं बैठते, पोस्ट ऑफिस पास में ही था। पहली तारीख को बेटा हाथ पकड़कर पोस्ट ऑफिस तक ले जाता, पेंशन निकाली जाती। ये कहाँ चले जाते? ये सब जानते हुए देवी शंकर जी ने कभी बेटे से कुछ नहीं पूछा। मन ही मन को तो भगवान को धन्यवाद देते, सजल जैसा बेटा उन्होंने दिया। सजल की मोहब्बत की बरसात उनकी नसों में जीवन की संजीवनी प्रवाहित होने लगी।
क्या उदास होती? आप बीमार नहीं, लाचार नहीं है। जिंदगी में और क्या चाहिए? सजल की स्नेह दृष्टि की उनकी टॉनिक। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा। देवी शंकर जी के बेटे के घर सुख बरसता। बेटा पिता की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। ऊपर से पिता की पेंशन की आमद से घर में सुख चैन की बंसी बज रही। पिता के कमरे से बचा हुआ सामान बहू की रसोई में पहुंचा। जहां कई घंटे तक कोई झांकता ना था, वहीं अब उनके कमरे में लोगों का आना जाना पड़ गया। और आज तो घर में चर्चा बढ़ी हुई है। शाम को 6 बजे बेटे, बहू और पोते को देवी शंकर जी के समक्ष हाजिर होना है। उनका कमरा किसी अदालत के कक्ष से कम नहीं लग रहा था। साफ सुथरा कमरा, धुले साफ पर्दे। शाम होते होते लोग जुटने लगे। स्वस्थ और प्रसन्न से दिखते देवी शंकर जी, उनके मित्र जयराम मिश्रा जी, पोस्टमास्टर साहब, पड़ोसी वर्मा जी, अन्य लोग भी आ गए। सुनंदा वर्मा भी वहीं आ गई। 6 बजे सजल की गाड़ी तो वहीं लगी। सजल का 100 लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे। घर में बैठे लोगों को ये नहीं मालूम वो वहां क्यों बैठे। चुप्पी सजल ने बोली। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सब जान ही गए होंगे कि मैं सर का विद्यार्थी हूं, और आज मैं जो भी हूं सर की वजह से। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर एक विद्यार्थी को सर जैसा अध्यापक मिले। किसी स्कूल का गौरव सर जैसा टीचर ही बढ़ा सकता है। सर सिर्फ एक अच्छे टीचर ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी, प्यार से भरे हुए, हौसला बढ़ाने वाले, उम्मीद जगाने वाले। इन जैसे व्यक्ति को मैं अपने जीवन से एक भी दिन दूर नहीं कर सका। ये पिता तुल्य है, या उससे भी ज्यादा कुछ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के साथ इतना अन्याय होता रहा और आप सब मूक दर्शक बने रहे। क्यों? आज सभी के सामने सर के बेटे और बहू को स्वीकार करना होगा कि उन्होंने सर के साथ अन्याय किया है, उनको निकृष्ट जीवन जीने को मजबूर किया है। जबकि इनकी पेंशन उन्हें मिलती रही, इनके सिरहाने से इनके पैसे गायब होते जाते, पर इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। मिश्रा जी, आप तो सर के घनिष्ठ मित्र हैं ना? इनकी हालत आपसे छिपी ना थी, फिर भी आप चुप रहे। पोस्ट ऑफिस के शुक्ला जी को भी कमोवेश बहुत कुछ मालूम था, आप भी चुप रहे। क्यों? बेटा अंशुमान, इधर सामने आओ। बहू ऋचा, तुम भी इधर निकल के आओ। पहले ये बताओ, ये सजल जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? तुम लोगों को जवाब देना होगा इसी वक्त और हम सबके सामने। अंशुमान, पंचायत के आदेश की तुम अवहेलना नहीं कर सकते। बताओ, और अभी बताओ कि सच क्या है। मुझे माफ कर दिया, गलती हो गई। क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं है, ये तो सजल ही कर सकता है।
अंशुमान बाबू, ऊपर वाले से क्षमा मांगो। यदि वो तुम्हें माफ कर देता है तो पिता से जल। अरे पिता तो वो वट वृक्ष है जिसकी छाया में पूत कपूत सभी आशीर्वाद ही आशीर्वाद पाते। इतना सब होने के बाद भी आज सर तुमको आशीर्वाद ही देंगे। माता पिता जब ये कहते हैं ना अपने बच्चों से कि खुश रहो, तो ये कोई वाक्य नहीं होता, बल्कि ये माता पिता अपने बच्चों को बीमा की एक ऐसी पॉलिसी देते हैं कि जिसमें सुकर्म के सिक्के डालते जाओ और सुख से जीने की गारंटी पाओ। आप सब लोगों ने इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा यहां से जाने का समय हो गया और मैं इस आशा के साथ ही जा रहा हूं कि जब भी यहां वापस आऊंगा तो आप सब लोगों को हंसता खेलता ही पाऊंगा। बेटा सजल, स्पर्शी कहानी काश हर अध्यापक ऐसा हो और हर शिक्षक सजल जैसा हो। इसमें भाग लिया था भानु प्रकाश पांडे जी ने, अजय भटनागर, और निशु देव। इस अत्यंत मानवीय कहानी को लिखा था